अस्सलाम वालेकुम। 2008 में अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जॉब ढूंढने के लिए पाकिस्तान से दुबई जाता है। कुछ अर्सा वहीं काम करता है और किसी तरह से इतने पैसे सेव कर लेता है कि अगले ही साल अमेरिका निकल जाता है ताकि मजीद बेहतर इनकम हो सके और फ्यूचर भी सिक्योर हो। इस शख्स को वहाँ एक कंपनी में सिर्फ $1200 सैलरी पे जॉब मिलती है और उस वक्त पाकिस्तान में $1 64 का था, जो करीब 78,000 रुपए बनती थी। तकरीबन 9 साल तक लगातार काम करने के बाद 2017 में ये शख्स डिसाइड करता है कि इन तमाम सालों में जो सेविंग्स की हैं उसने, उसे पाकिस्तान जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। ये शख्स अपनी सालों से कमाई गई मेहनत की कमाई से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदता है जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के करीब थी। $1 105 का हो चुका था, यानी इस शख्स को $95,000 देने पड़े उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, और वो भी काफी खुश था क्योंकि एक्सचेंज रेट काफी फेवरेबल था। कुछ साल बाद पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी बढ़ गई और वो प्रॉपर्टी जो उस शख्स ने 1 करोड़ में खरीदी थी वो बढ़ के 1 करोड़ 90 लाख रुपए हो गई थी, यानी 1 करोड़ जो उसने इन्वेस्ट किया था वो अब तकरीबन डबल हो चुका था। अब दिखने में तो ये काफी बड़ा प्रॉफिट था, लेकिन रियलिटी में ये शख्स लाखों का नुकसान कर बैठा था और रीजन थी डीवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपीज। लाखों रुपए का फायदा होने के बावजूद असल में ये लाखों का नुकसान कैसे था? पाकिस्तानी करेंसी डॉलर्स के मुकाबले में इतनी डीवैल्यू क्यों और कैसे हुई? इस डीवैल्यूएशन का एक आम इंसान की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है और हम किस तरह मजीद करेंसी डीवैल्यूएशन से बच सकते हैं? लेट्स हैव अ क्लोजर लुक बिहाइंड द क्राइसिस, रियलिटी, इम्पैक्ट एंड द सॉल्यूशन टू दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर करेंसीज के रेट्स अप या डाउन क्यों और कैसे होते हैं, या पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में इतनी अनस्टेबल क्यों रहती है। बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। इमेजिन करें आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और एक बिरयानी का स्टॉल है आपके पास। आप वो बिरयानी बेच के कुछ पैसे कमाते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने दिन का 5,000 कमाया। अब होता यह है कि आपको बिरयानी बनाने के लिए 6,000 चाहिए और साथ ही स्टॉल की मेंटेनेंस के लिए भी 2,000 चाहिए, यानी कि टोटल आपको डेली 8,000 चाहिए इस स्टॉल को चलाने के लिए। लेकिन आपकी कमाई तो सिर्फ 5,000 है, जबकि 8,000 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि सीधा सीधा डेली 3,000 का नुकसान कर रहे हैं आप। अब या तो आप इस बिजनेस को बंद कर देंगे, या अगर चलाना ही है तो आपको लेना पड़ेगा लोन। यही वाहिद हल है इस बिजनेस को चलाने का, और आप तब तक लोन्स लेते रहेंगे जब तक कि आपका बिजनेस कोई प्रॉफिट ना बनाना शुरू कर दे। लेट्स से कि लोन लेने के बाद आपका बिजनेस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने लगता है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट सिर्फ इतना सा हो कि बस लिए गए लोन्स को ही चुका सके, तो आपका बिजनेस कभी बढ़ता नहीं है, वहीं का वहीं रह जाता है। यही साइकिल चलता रहता है, लोन्स लेके प्रॉफिट्स कमा के लोन्स को वापस करना, और आपका बिजनेस कभी स्टेबल नहीं हो पाता, बल्कि उल्टा आप पे मजीद बर्डन बनता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ होता है कंट्री लेवल पे भी। एक मुल्क प्रॉफिट्स बनाता है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स दूसरे मुल्कों को बेच के। लेकिन अगर एक मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स से ज्यादा इंपोर्ट्स करने लग जाए, यानी दूसरे मुल्कों से ज्यादा चीजें खरीदने लग जाए बेचने की बजाय, तो इवेंचुअली उस मुल्क की इकोनॉमी में एक इम्बैलेंस आ जाता है। अब मुल्क को तो बंद किया नहीं जा सकता, तो जरूरियात पूरी करने के लिए या तो मुल्क को अपनी सेविंग्स में से खर्च करना पड़ता है, जिसे फॉरेन रिजर्व्स कहा जाता है, या अगर वो रिजर्व्स भी खत्म हो जाए तो मुल्क को दूसरे मुल्कों से या IMF से लोन लेना पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट क्योंकि डॉलर्स के सर पे चलती है, सारी सेल परचेज डॉलर्स में होती है, तो लोन्स भी डॉलर्स में ही लेने पड़ते हैं, यानी डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है और लोकल करेंसी जैसा कि पाकिस्तानी रुपया डी वैल्यू हो जाता है, क्योंकि उसे कोई लेना ही नहीं चाहता। तो बेसिकली थोड़ा पैसा मुल्क में आ रहा होता है और ज्यादा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा होता है, यानी कि अखराजात कमाई से भी ज्यादा हो जाते हैं। इसी डिफरेंस को करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है, जिसे हम अक्सर न्यूज में भी सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस डिफरेंस को समझते हैं। खैर वजह सिर्फ यही नहीं है कि हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं। इस डिवैल्यूएशन के पीछे दूसरा सबसे बड़ा हाथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रहा है, और शायद जितना इस चीज ने हमें तबाह किया है उतना करप्शन ने भी नहीं किया। The world's 5th most populous nation, Pakistan is a nuclear power and a country racked by instability. इस चीज को मैं अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसे आप इंटरैक्टिव बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचता है और आखिर में यही डिसाइड करता है कि वो ऐसे अनस्टेबल इकोनॉमी वाले मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जरा खुद सोचें कि अगर आप किसी और मुल्क में अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, तो क्या आप किसी ऐसे मुल्क में शुरू करेंगे जहां पॉलिटिकल टेंशंस हो, जहां की पॉलिसीज हर आने वाले साल में बदलती रहें, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो, या जहां किसी ऐसे लीडर की हुकूमत हो जिसको अपना नहीं पता कि कब उसे सीट से हटा दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीजें किसी भी बिजनेस को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा इन चीजों को देखते हैं। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई आखिर डॉलर ही क्यों? खैर ये एक बहुत बड़ी गेम है जिसे मैं अगली वीडियोस में कवर करूंगा, बट इन शॉर्ट ग्लोबल ट्रेड पे अमेरिकन डॉलर एक डोमिनेंट करेंसी है। दुनिया के ज्यादातर मुल्क आपस की ट्रेड डॉलर्स में ही करते हैं और उसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है।
اس لیے جب کسی ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے یا وہ زیادہ امپورٹس کرنے لگ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایکسپورٹس تو اسے اپنے فورن ریزرو سے ڈالرز خرچ کرنا پڑتے ہیں. اگر ریزروز کم ہو جائیں تو ملک کو IMF یا دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پاس جانا پڑتا ہے جو اپنے پیسے ادھار دینے کے لیے انتہائی سخت قسم کی شرائط رکھتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انفلیشن کا ایک طوفان آتا ہے, چیزیں اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ عام انسان کی پہنچ سے بھی دور ہو جاتی ہیں, لوگوں کی سیونگز پگھلنے لگ جاتی ہیں اور پورا اکنامک سسٹم ایک کرائسس میں چلا جاتا ہے. کہ پاکستان $7 ارب مانگ رہا تھا IMF سے. $7 ارب کی منظوری بھی آ گئی, لیکن منظوری سے پہلے IMF نے کہا کہ 5-6 بڑی شرائط مان لو, اس کے بعد باقی شرائط جو ہیں اس پہ عمل کرتے رہنا. اور ان 5-6 بڑی شرائط ماننے نے پاکستان کا کباڑا نکال دیا. یہ سب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک سمپل سا نتیجہ ہے, لیکن یہ اتنا بھی سمپل نہیں ہے. اس کے پیچھے اور بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی ملک کو یا ایک اکانومی کو انسٹیبل کرتے ہیں, جیسا کہ کرپشن, ویک انسٹیٹیوشنز اور گورننس کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ. اس کرائسس کا نقصان ملک میں رہنے والے تو بھگتتے ہی ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ اوورسیز نیشنلز جو اپنے ملک میں ریمیٹنس بھیج رہے ہوتے ہیں, اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بری طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے اس شخص کی ایگزامپل دی جس نے 1 کروڑ انویسٹ کیا تھا اور 90 لاکھ کا پروفٹ حاصل کیا. اصل میں وہ پروفٹ نہیں, نقصان تھا کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. $95,000 جو اس نے اس وقت انویسٹ کیے تھے پراپرٹی میں, آج اس پراپرٹی کی ویلیو $50,000 سے بھی کم ہو گئی ہے. یعنی اوریجنل انویسٹمنٹ پہ $40,000 سے بھی زیادہ کا نقصان ہوا. اور اگر وہ ڈالرز اپنے پاس رکھتا تو وہی $95,000 آج اس کا 2.5 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتا تھا. تو ایسے میں بھلا کون انویسٹ کرنا چاہے گا پاکستان میں, اور کیسے پاکستان میں پراسپیرٹی آئے گی؟ اس ڈی ویلیویشن کو اگر روکا نہ گیا تو سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے, اور اسے روکنے کا صرف ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا. ایکسپورٹس بھی صرف تبھی بڑھیں گی جب لوکل بزنسز کو سپورٹ کیا جائے گا. فار ایگزامپل پاکستان میں ریسنٹلی شارک ٹینک انٹروڈیوس ہوا ہے جو کہ شاید پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بہترین شو ہے. جیتو جاگو ناچو پاکستان سے کہیں بہتر چیز ہے, اور اس ٹی وی شو کے بہت سے پازیٹیو امپیکٹس ہمیں آگے دیکھنے کو مل سکتے ہیں. یہی سپورٹ اگر گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو تو اور زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی بہت سخت ضرورت ہے ہمیں, تاکہ فورن انویسٹرز بھی بنا کسی ہیزیٹیشن کے پاکستان میں انویسٹ کریں, جابز کریٹ ہوں اور ہم ایک سٹیبل اکانومی کی طرف جا سکیں. اگر آپ کی نظر میں اور سولوشنز ہیں تو کمنٹس میں لازمی بتائیں, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈز.